और जब तक राहुल रहेंगे तो मोदी जी को प्रचार करने की जरूरत नहीं है जी। बीजेपी अपने आप ही जीत जाएगी, सीधी सी बात है। जहाँ राहुल जाएंगे राहुल बीजेपी के प्रचारक हैं। जिस स्टेट में जिस जगह जाएंगे वहीं से फटाफट भाजपा बीजेपी में आ रहे हैं लोग, तो देखते रहे। बीजेपी जीताने वाला ही राहुल है। अभी का कुछ ऐसा वीक पॉइंट दे देगा जो कि मोदी जी को उठा लेता है। मुझे लगता है जो लोग राम जी से इतनी नफरत करते हैं वो अपने आप में हिंदू कहलाने के अधिकारी नहीं होते हैं। अगर ऐसे ही काम करता रहा मोदी तो 24 ही नहीं 29 में भी मोदी। एनडीए के तो 400 पार और नरेंद्र मोदी को तकरीबन 370, 80 या 90 करीब। कांग्रेस पहली बात तो 7 पीढ़ी आएगी नहीं, आज नहीं 7 पीढ़ी तक नहीं आएगी उनके। ये किसान नहीं है, ये तो किसान के भेष में उग्रवादी हैं। कांग्रेस ने देश के लिए पहले बंटवारा मंजूर किया, पाकिस्तान बनवाया, और अब भी राहुल गांधी तो ये कहता है कि इस देश को उत्तर दक्षिण में बांट देना चाहिए। ये कहाँ की कांग्रेस की वो है। एक तरफ तो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, दूसरी तरफ भारत बांटने की बात कर रहे हैं। किसान कहाँ है वो? ऐसे आज देश सट्टे मारने वाले हैं, कोई मेरा जैसा दारू पीने वाला बैठा हुआ है। जैसे मोदी ने दुनिया के अंदर छाप जमा दी, पाकिस्तान का नागरिक छात्र और विदेशों से झंडा तिरंगा सिर पे रख करके तब देश में आ जाए, इससे बड़ी पावर और क्या होगी दुनिया के अंदर हिंदुस्तान की। झूठा तो वो साबित करे जो खुद सच्चा हो। राहुल गांधी तो झूठों का सरदार है। नीट, आईआईटी और जेडब्ल्यू में सिलेक्शन गारंटी के साथ, नहीं तो फीस वापस। हम बात नहीं काम करते हैं, ये हम नहीं हमारा रिजल्ट बोलता है। आपके कोसली इलाके का बेहतरीन इंस्टीट्यूट एसबीआई बैंक के पास मेडिजी ने अपना स्कूल नर्सरी से 12वीं कक्षा तक लुखी गांव में शुरू कर दिया है। अब छोटे बच्चे भी अच्छी शिक्षा से वंचित नहीं रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। आज हम किस मुद्दे को लेकर के मौजूद हैं, वो मुद्दा है इलेक्शन 2024 का और आपके देश का, इस भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन बनने वाला है, लोगों की सोच क्या है और किस लिए जिसको भी प्रधानमंत्री लोग बनाएंगे वो आखिर बने तो क्यों बने और कौन देश के हित में है, कौन देश के हित में नहीं है। इसी विषय को लेकर के हम लोग मौजूद हैं यहाँ पे, जो रोहतक कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसके अंदर, उसका जो गांव है कंवाली, उसके अंदर हम मौजूद हैं। और चलिए इन लोगों से हम जान लेते हैं कि आखिर किसकी सरकार बननी चाहिए। साहब आपका नाम बताएं सबसे पहले। मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है साहब। वीरेंद्र जी, किसकी सरकार बननी चाहिए? भाजपा की सरकार बननी चाहिए, क्योंकि देश हित में जो काम किया मोदी ने ही किए। जी साहब। हाँ जी। मतलब क्या क्या आप देखते हैं कि भाई इन कामों की वजह से, इन कामों को देखते हुए हम भाजपा को वोट करें, क्या सोचते हैं? देखो, मोदी जी ने देश हित में काम किया कोई भी जी। जैसे 370 हटाई हो, राम मंदिर बनाए हो जी। और ये अपना 3 तलाक का किया है जी। जो भी किया है तो अच्छे देश हित में ही किए काम इसने। हाँ। अच्छा, अगर मैं विपक्ष की बात करूं तो विपक्षी बोलते हैं कि 370 से आपको क्या फायदा हुआ। अगर हरियाणा की बात करें तो क्या फायदा हुआ 370 से? 370 से ये फायदा, वहाँ बहुत ज्यादा खर्च हो रहा था गवर्नमेंट का भी। बहुत खर्च आता फौज पर, जिस पे भी उनको सब फ्री मिल रहा था। फिर डिप्लोमेट नहीं हो रहा था उनका। अभी सारे गवर्नर के थ्रू अच्छे काम हो रहे हैं उनके, सारे काम बढ़िया, बिल्कुल अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है उनका। हाँ। तो जो राम मंदिर बनकर के तैयार हुआ है, जो सारी चीजें हुई हैं, तो क्या उससे भी मोदी जी का ग्राफ बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। मोदी जी की ग्राफ, नहीं तो 500 साल से तो राम टेंट में ही कैद था, तो क्या प्रोग्रेस थे। हम हिंदू राष्ट्र है, बनना चाहिए हिंदू राष्ट्र। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन लोगों का, जो कुछ लोग हैं या विपक्षी कह लेते हैं हम उनको, तो उनका तो मानना ये भी है कि राम मंदिर से आखिर फायदा क्या होगा। राम मंदिर तो एक आस्था का प्रतीक, उससे कोई फायदा तो होना नहीं, ये मानते हैं लोग। तो देखो जी, ये तो मुगलों ने हमारा मंदिर तोड़ के ही बनाया था ना। मुगल राज बना था, मुगल आए थे तब उन्होंने तोड़ के यहाँ मंदिर से मस्जिद बनाया था। तो वहाँ तो हमारा आस्था का केंद्र है, जहाँ राम का जन्म हुआ था, तो बनना चाहिए था। और बढ़िया काम किया ये। बिल्कुल। तो आप क्या मानते, कितनी सीटें आ जाएंगी अब की बार अगर देखो, मोदी के नाम पे वोट मोदी के नाम एनडीए के तो 400 पार और नरेंद्र मोदी को तकरीबन 370, 80 या 90 करीब। जी बिल्कुल। मतलब बीजेपी को 370-80 सीटें मिलने के अनुमान जो हैं वो लगा रहे हैं। साहब आप बताएं किसकी सरकार बननी चाहिए इस देश के अंदर? सरकार तो मोदी की सरकार बननी चाहिए, यानी बीजेपी की सरकार आनी चाहिए।
मोदी ने जो काम किया है, जी पहले गुजरात में 3-4 बार मुख्यमंत्री रहे, तभी उन्होंने देश के लिए काम करना शुरू कर दिया था। कई हंगामे, कई कांड हुए, रेलवे कांड हुए, उसके बाद में ऐलान करके अपना नॉमिनेशन दे करके मुख्यमंत्री, ये प्रधानमंत्री बने हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी गरिमा है। और दूसरी बात ये है कि मोदी जो काम कर सकते हैं, मोदी ने अभी तक जो काम किया, जैसे अभी आप कह रहे थे जम्मू कश्मीर में धारा 370 जो है वो टेम्परेरी उस वक्त लगाई गई थी जब मुसलमानों का वहाँ गढ़ ज़्यादा था। बोला भाई धीरे धीरे इसको बदल देंगे, किसी में हिम्मत नहीं हुई। अभी भी कांग्रेस पार्टी या अदर पार्टीज ये कहती हैं कि हम जब आ जाएंगे सत्ता में तो धारा 370 को लगाएंगे। यदि धारा 370 वहीं पे लगी रहेगी तो यहाँ से हिंदुस्तान से पठानकोट से ऊपर कोई भी आदमी वहाँ पे नहीं जा सकता। अगर जाएगा तो उसी वक्त ख़त्म कर देते थे वो। इस पहला बात। दूसरे, हमारे जो पंडित भाई है, हिंदू भाई, सारे के सारे विस्थापित हो गए, यहाँ आ गए हैं, शरणार्थी बनकर रह गए। उन लोगों को उन्होंने नहीं रहने दिया। धारा 370 हटाने से वहाँ विकास होगा। जम्मू कश्मीर में सारी ग्रांटें वहाँ मिल रही हैं। कल परसों भी मोदी देख रहा है। और वहीं पे नहीं, राम मंदिर है, अयोध्या राम मंदिर एक बहुत बड़ा आस्था का सवाल है। औरंगजेब के ज़माने में उन्होंने राम जन्मभूमि मंदिर को तोड़ करके वहाँ मस्जिद बना दिया था। कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं, हम जब सत्ता में दोबारा आएंगे। अभी एसपी है, दूसरी पार्टियां हैं, अनेक पार्टियां हैं जो कहती हैं कि हम राम मंदिर को जो है ना, अभी जय श्री राम बोलना ही बंद कर दिया। आजकल लोगों के मुंह से जय श्री राम निकलने लग गया है। मुझे लगता है जो लोग राम जी से इतनी नफरत करते हैं वो अपने आप में हिंदू कहलाने के अधिकारी नहीं होते हैं। बिल्कुल, ये है, उनका कोई अधिकार नहीं हिंदू कहलाने का। इसलिए अच्छा, अगर कांग्रेस आती है तो उसमें क्या दिक्कत है, क्या खतरा है? कांग्रेस पहली बात तो 7 पीढ़ी आएगी नहीं, आज नहीं 7 पीढ़ी तक नहीं आएगी। उनके जो मूल जो कारण है, उनका जो अनुशासन है, वो अनुशासनहीनता करते हैं। उन लोगों में तो पहली तो सभ्यता ये आनी चाहिए, बड़ों को प्रणाम, छोटों को नमन, पुचकारो आप। उन लोगों तो यही नहीं पता बड़ा क्या है छोटा क्या है। मोदी 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 बोला। कल भी कह रहे थे भाई मोदी जो अपनी जाति छुपाते हैं, कोई अपनी जाति नहीं छुपाता है। हो सकता है राहुल छुपाते होंगे, वो तो नहीं छुपाते। तो ये है कि वो कांग्रेस नहीं आएगी जी, अदर पार्टी आ सकती है। अगर अच्छा काम करेंगे तो कोई भी आ सकता है। आज तो मोदी जो की लहर है और मोदी ही आएगा, ये वो इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा, एक सवाल और है आपसे। जो निशाना होता है वो सीधा अडानी और अंबानी के ऊपर होता है, मोदी के बहाने उनके ऊपर भी निशाना होता है, या आप ये भी कह सकते हैं कि मोदी पे निशाना करने के लिए अडानी और अंबानी पे निशाना किया जाता है? तो उनको आप कैसे देखते हैं? क्या वो नए नए बिजनेसमैन बने हैं या क्या कुछ है? नहीं, वो तो पुराने बिजनेसमैन तो बहुत पुराने। कांग्रेस की सरकार है, अडानी के, तो वहाँ भी इन्होंने क्यों कर रखा है फिर? है ना, ये तो एक बकवासबाजी कर रहा है भाई, किसी को ऊंचाने से दिखाने के लिए। देश के लिए ही काम कर रहा है वो भी। अडानी कांग्रेस का भी काम कर रहा है, जहाँ कांग्रेस के राज है वहाँ भी तो अडानी का काम चल रहा है। ये जो है बदनाम करने वाली बातें होती हैं। अगर बिना सबूत किसी को भी आप अयोग्य बताओ, गलत बताओ, वो तो दूसरी बातें होती है। वो तो जो राहुल गांधी हर अपने बयान के अंदर या कहीं भी स्पीच दे रहे होते हैं तो वहाँ पे यही बोलते हैं कि जो मोदी जी हैं वो तो अडानी के चौकीदार हैं। अडानी के चौकीदार, बस वही कहते हैं। और जब तक राहुल रहेंगे तो मोदी जी को प्रचार करने की जरूरत नहीं है। बीजेपी अपने आप ही जीत जाएगी, सीधी सी बात है। जहाँ राहुल जाएंगे, राहुल बीजेपी के प्रचारक हैं। जिस स्टेट में जिस जगह जाएंगे वहीं से फटाफट बीजेपी में आ रहे हैं लोग, तो देखते रहे। बीजेपी जीताने वाला ही राहुल है। अभी का कुछ ऐसा वीक पॉइंट दे देगा जो कि मोदी उसी को उठा लेता है, बस। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। सब आप क्या कहेंगे? आप बताएं, आपके क्या विचार हैं इस बारे में कि किसकी सरकार बननी चाहिए? सरकार भाजपा की है और आगे भी भाजपा की ही सरकार आएगी जी, क्योंकि मोदी जी ने गरीबों के हित में जो कार्य किए हैं, गरीब परिवारों के लिए, किसानों के लिए, गरीब परिवार थे उनके लिए गैस की उज्ज्वला योजना के लिए, जो भी गरीब परिवार के उनके इलाज के लिए आयुष्मान योजना जिसमें 5 लाख का बीमा मुफ्त दिया जाता है। जो परिवारों ने जो मुफ्त इलाज का जो फायदा उठाया है, तो मोदी जी की सरकार, मोदी युग चल रहा है और मोदी युग ही रहेगा। अच्छा, जो विपक्ष है वो आरोप सीधा ये लगाते हैं तो धर्म की राजनीति करते हैं। नहीं, धर्म की राजनीति तो जो काम उन्होंने पिछले 500 सालों में नहीं करने पाए, वो राम मंदिर एक ऐतिहासिक जो अपनी धरोहर थी श्री राम की, वो उन्होंने कर दिया, तो उसमें धार्मिक वो क्या हुआ? धर्म तो है ही धार्मिक, भाई हिंदू सनातनी है तो हिंदू का काम तो है ही। ये बरगलाते हैं लोगों को, ये कर दिया वो कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। हम राम के हैं पुजारी और राम के रहेंगे। अच्छा, जो लोग ये कहते हैं कि हम अगर सत्ता में वापस आ गए
तो हम 370 को फिर से लागू कर देंगे, उनके लिए क्या कहें? सत्ता में तो आने का कोई सवाल ही नहीं जी। है, आगे 15-20 साल तक तो कोई सवाल ही नहीं है। मोदी युग है, और मोदी ने जो यहाँ नहीं पूरे विश्व में जो मोदी जी का जो डंका बज रहा है, वो मोदी जी ने वो काम किए हैं कि जो दूसरे देश हैं वो भी इनको सलाम करते हैं आज के दिन। जी। अच्छा, जो स्थानीय यहाँ के सांसद होंगे उनके नाम पर भी वोट पड़ेंगे या सिर्फ मोदी जी के नाम पर ही वोट पड़ेंगे? देखो, सांसद भी आज के दिन मोदी जी ही बना रहे हैं जी। मोदी जी के नाम पर ही वोट मिलेंगे। जो युवा वर्ग है वो पूरी तरह से, जो बुजुर्ग हैं वो सब मोदी जी के नाम पर ही वोट देंगे। जी, मतलब ऐसा हो रहा है कि एक आदमी पहले जितने भी सांसद हो रहे हैं उनको सबको मिलकर एक ही आदमी चुन रहा है। पहले सांसद मोदी जी को बनाते थे, अब मोदी जी सांसद बना रहे हैं। मतलब पीएम। जी बिल्कुल। साहब क्या कहेंगे इस विषय को लेकर के? अगर राजनीति की हम बात करें तो जो सरकार है वो इस समय पे 2024 में, अभी कुछ दिन के बाद में चुनाव है, तो किसकी बननी चाहिए? अभी जो मोदी जी की सरकार बननी चाहिए 2024 में, जी। जो मोदी जी ने काम किए हैं वो बहुत ही सराहनीय काम है। जैसे मंदिर है, धारा 370 है, और गाँव में उसमें भी अच्छी मतलब योजना। पहले गैस की भी शॉर्टेज रहती थी, लेकिन आजकल वो शॉर्टेज है नहीं। पहले लाइनों में लगना पड़ता था, वो भी नहीं है। रेलवे में इसमें भी अभी काफ़ी तरक्की की है, कोई अभी परेशानी है नहीं, इसलिए मोदी जी की सरकार बननी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो विपक्ष है वो आरोप ये लगाता है कि चाहे 370 हो, चाहे राम मंदिर हो, चाहे 3 तलाक हो, इसको आम आदमी को तो कोई फायदा नहीं होगा इससे। आम आदमी को सभी को फायदा है। जी। पहले लाइनों में लगना पड़ता था खाद के लिए, जी। और अभी लाइनों में लगने की जरूरत ही नहीं है। तो अभी लोकल जनता को सभी को फायदा है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। पानी की प्रॉब्लम रहती थी, पानी की प्रॉब्लम भी हर एक गाँव में नहरें पहुँचा करके और उधर अच्छी सप्लाई कर दी है पानी की भी। अभी अभी गांव वालों को किसी को कोई परेशानी नहीं है, इसलिए भाजपा की सरकार बननी चाहिए। ये बिल्कुल बिल्कुल। साहब मैं आप लोगों के पास दोबारा आऊँगा, आप अपने बयान दोबारा से बताना, जो भी बता सकते हो। साहब आप बताएं किसकी सरकार बननी चाहिए? बीजेपी और मोदी। जी, मतलब क्यों बननी चाहिए? साहब ऐसा कोई फील्ड आप मेरे से पूछो जिसमें मोदी ने काम नहीं किया हो। जी। शिक्षा के क्षेत्र में मोदी ने 300 नए मेडिकल कॉलेज बनाए हैं। जी। और 16 एम्स बनाई है। और बजट जो है शिक्षा का बढ़ा दिया है। जी। रही बात किसानों को, 6,000 रुपये किसानों के खाते में हर साल आते हैं, हर एक किसान के खाते में। इसके अलावा उनके गेहूं का MSP जो है 1600 से आज 2250 रुपये हो गया। इन 10 सालों में कांग्रेस इतने सालों में 70 सालों में 1600 पे ले आई थी, और मोदी ने 10 सालों में 1600 से 2250 कर दिया। बाजरा 1000 रुपये था जो 2500 रुपये है। लेकिन फिर ये जो किसान बैठे हैं, ये क्यों बैठे हैं? बार बार आ जाते हैं तो। ये किसान नहीं है, ये तो किसान के भेष में उग्रवादी हैं। जी। किसानों के पास इतनी वो गाड़ियां होती हैं कि ऐसी ऐसी गाड़ियां होती हैं किसानों के पास। बेचारा मुश्किल से अपना गुजारा करता है, किसान है ही नहीं वो। जी। और हम तो बल्कि ये कहते हैं कि वहाँ की पब्लिक ने जहाँ ये हैं उनको वहाँ से खदेड़ देना चाहिए। जी। अच्छा, राहुल गांधी में क्या कमी है? राहुल गांधी में सारी ही कमी है। राहुल गांधी एक तो कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं। राहुल गांधी, कांग्रेस ने इस देश के लिए इतना बुरा किया है। कांग्रेस ने देश के लिए पहले बंटवारा मंजूर किया, पाकिस्तान बनवाया, और अब भी राहुल गांधी तो ये कहता है कि इस देश को उत्तर दक्षिण में बांट देना चाहिए। ये कहाँ की कांग्रेस की वो है? एक तरफ तो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, दूसरी तरफ भारत बांटने की बात कर रहे हैं। और कांग्रेस ने 370 लगाई थी, धारा 370। कांग्रेस ने ये वर्शिप एक्ट लागू किया था। कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड बनाया था, जिसके पास आज रेलवे और सेना के बाद सबसे ज़्यादा ज़मीन है। आज वक्फ बोर्ड इस ज़मीन पर आकर कह दे कि ये मेरी है, तो ये उसी की है। हम उसके लिए कहीं सुप्रीम कोर्ट में भी केस नहीं लड़ सकते, उसके लिए केस भी उन्हीं के कोर्ट में जाना पड़ता है। वही जज और वही सब कुछ वही हैं, तो फिर हम कैसे उसको अपनी चीज़ को वापस लेंगे? जी। तो मोदी को लेकर तो कभी वो जाति के ऊपर कुछ बोल जाते हैं, कभी अडानी अंबानी को लेकर के बोलते हैं। जी। मोदी की जाति के बारे में बोलने वाला क्या पहले अपनी जाति बता सकता है कि उसकी अपनी क्या जाति है? रही बात अडानी अंबानी की, अडानी उसके बहनोई का पार्टनर है, उसमें नहीं बोलता वो। अडानी उसके बहनोई का पार्टनर है, उसमें क्यों नहीं बोलता वो?
और ये अडानी अंबानी कोई आज के बिजनेसमैन थोड़ी है, ये तो उनके समय भी बिजनेसमैन थे। हाँ, बिजनेस के लिए जो रिस्क लेते हैं, क्योंकि बिजनेस खड़ा करने के लिए, उसको चलाने के लिए रिस्क जो है वो सबसे ज़्यादा है, खेती से ज़्यादा है। कोई ये कहे कि किसानों को क्यों नहीं देते वो छूट, रिस्क ज़्यादा है, तो वो रिस्क कवर करने के लिए उनको कुछ ना कुछ प्रोत्साहन देना पड़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब कांग्रेस को ना है फिर? बिल्कुल ना है। कांग्रेस अगर ऐसे ही काम करता रहा मोदी, तो 24 ही नहीं 29 में भी मोदी। और किस फील्ड में बताऊं, डिफेंस के मामले में सरकार ने रेल पहुंचा दी वहां बॉर्डर तक, और इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप कर दिया, रोड बन रहे, हाईवे, फटाफट सेना और सामान पहुंचेगा। बुलेट प्रूफ जैकेट दे दी, कितने विमान और ये खरीद दिए। जबकि कांग्रेस के समय में एंटोनी साहब जो कि रक्षा मंत्री थे, उनका अपना बयान था कि सरकार के पास खरीदने के लिए पैसे ही नहीं है। अब कहां से आ गए वो पैसे? बिल्कुल। OROP दिया मोदी ने डिफेंस को, और मतलब किसी भी फील्ड में गरीबों के लिए मकान बना कर दे रहा है, उज्ज्वला सबके लिए लैट्रिन बना कर दी है, फ्री में गैस दिए हैं। लेकिन उसको तो झूठा साबित करने पे तो हर दिन राहुल गांधी जी बोलते हैं, या और कोई तीसरा बोल देता है आकर के कि पूरा दिन मोदी जी तो झूठ सब बोलते हैं। झूठा तो वो साबित करे जो खुद सच्चा हो। जब राहुल गांधी तो झूठों का सरदार है जी, वो कैसे किसी को झूठा कह सकता है? जो खुद झूठों का सरदार हो, वो दूसरों को कैसे झूठा बता सकता है? बिल्कुल। और जम्मू कश्मीर के अंदर तो बोलते हैं कि जो मुसलमान रह रहे हैं, बोल रहे हैं उनके बुरे हालात कर दिए 370 जम्मू कश्मीर में 370 हटा दी मोदी ने। अब वहाँ जो है वो पर्यटक बढ़ गए हैं, वहाँ की आमदनी बढ़ गई, वहाँ डेवलपमेंट हो रहा है। किसी जम्मू कश्मीर वाले से ही जाकर पूछो, वही कह रहे हैं मोदी मोदी। और इसके अलावा सब एक बहुत बुरी सी बात है कि हमारे ही देश के जो पंडित हैं कांग्रेस के समय में बेघर कर दिए। इनको बेघर अगर कोई करके देखे ना, दर्द उसको पता है। जाके पैरन फटी बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। अपने घर से बेघर होते हैं, जब लोग सड़क पे आ जाते हैं अपना सब कुछ छोड़ के, कितना दुख होता है। और उल्टा औरतों के साथ उन्होंने रेप किया, अन्याय किया। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप जो यहाँ पे चीजें हैं वो देख ही रहे हैं कि लोग मोदी को क्यों चाहते हैं। और भी लोग मौजूद है, चलिए इनसे भी हम जान लेते हैं। साहब क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, किसकी सरकार आनी चाहिए? भाजपा की सरकार आनी चाहिए, मोदी जी। सब क्यों आनी चाहिए, ऐसा क्या है उनके? इसमें खूबी है जी, बहुत, सब कुछ कर दिया इसने। सबसे पहले तो रेवाड़ी रेल लेके आओ, उसमें वन पेंसिल करके दिए। कांग्रेस सरकार ने कभी नहीं किया, और इन्होंने सब कुछ कर दिया। 370 हटा दी, राम मंदिर बना दिया। ये बहुत अच्छे काम किए, इसलिए मोदी सरकार। किसान आजकल बैठे हुए हैं, वो एमएसपी मांग रहे हैं, उनका एमएसपी भी नहीं दे रहे, वो कह रहे हैं वो बकवासबाजी कर रहे हैं जी। वैसे ही जो किसान है वो नहीं बैठेगा कभी भी। वो तो हमारे जैसे है ना, तो बूढ़े ले जा रहा है वहाँ मारने के लिए। अब उनको फिर वो शहीद का दर्द दिलाओ, वो काम है उनका। हाँ, और कोई काम नहीं है उनका। मतलब वो किसान है नहीं? हाँ, किसान कहाँ है वो? ऐसे आज देश सट्टे मारने वाले हैं, कोई मेरा जैसा दारू पीने वाला बैठा हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। साहब आप बताएं, किसकी सरकार बनाने वाले हैं? सरकार तो बीजेपी की ही बनेगी, और बननी भी चाहिए जी। मोदी जी में एक ऐसी कला है, एक ऐसा साफ दिल है, एक ऐसी हस्ती है जो सबको साथ लेकर के चल रहे हैं। अपने आप को चौकीदार कहते हैं देश का, और ईमानदार हैं, और किसी भी सूरत में देश के पैसे को फिजूल खर्चने में नहीं देते। और कांग्रेस नारा लगा रही चौकीदार चोर है। और कांग्रेस जो कहते, कोई भी जब कांग्रेस कहती है, जो बातें कहती है कि मोदी चोर है या मोदी जन्म से ओबीसी नहीं है, मतलब ये पॉलिसी मैटर नहीं है। पॉलिसी मैटर हो तो हम मान लें कि भाई ये पॉलिसी है कांग्रेस की। क्या उनके पास मुद्दों की कमी है? मुद्दे हैं, जाते हैं कभी अडानी अंबानी पे आ जाते हैं, है ही नहीं, मुद्दे ही नहीं है। एक्चुअली तो उनके पास मुद्दे ही नहीं है। मुद्दे हैं तो बीजेपी के पास है। 370 हटाई है, राम मंदिर बना दिया है। जहाँ तक राम मंदिर की बात है, मोहम्मदन जो है मुसलमान भाई जरा नाराज हैं, क्योंकि वो एक थोड़ी सी इस टाइप के नेचर होती है उनकी कि वो बस हम ही हम हैं और कोई है ही नहीं।
और हिंदू यहाँ ज्यादा भी हैं तो उन्होंने अपने एक मंदिर बना लिया, तो मुसलमानों को नाराज नहीं होना चाहिए। जबकि मैं गारंटी देता हूँ कि जहाँ मंदिर बना है, हिंदुओं ने बनाया है, उसके साथ में मस्जिद भी बनने लग रही है, उनका कभी नाम नहीं लेते कि मस्जिद भी बनने लग रही है, जबकि किसी हिंदू को कोई एतराज नहीं है। तो इसलिए हिंदुओं में ऐसी कोई भावना नहीं है कि मुसलमान कोई दूसरे हैं, ये भी हमारे भाई हैं, हमारे साथ रहेंगे। लेकिन मुसलमानों को ये एतराज है कि वो हम ही हम रहे और कोई रहे ही नहीं। अच्छा, राम मंदिर, फिर काशी, फिर मथुरा, ये तीनों लगातार जो चर्चा में हैं वो रहते हैं, और बीजेपी कहती भी है, सीना ठोक के कहती है कि बनाएंगे उनको। तो क्या ये भी एक बड़ा मुद्दा है? मुद्दा ये तो धर्म का है, हम अपने पैसे से बनाते हैं, हिंदू अपने पैसे से बनाते हैं, मुसलमान भाई अपने पैसे से मस्जिद बनाए कितनी भी, उनको रोक कौन रहा है? हिंदू अपने पैसे से, सरकार नहीं बना रही कुछ भी। विपक्षी तो कह रहे हैं कि सारा सरकार का पैसा खर्च हो रहा है और जो भी है हमारे टैक्स का पैसा बर्बाद कर दिया। विपक्ष की अगर भूमिका देखें ना, तो वास्तव में विपक्ष की कोई भूमिका अब रही ही नहीं। उन्होंने तो एलिगेशन लगाना है, और जिनकी पॉलिसी जो सरकार की होती किसी की भी, उसके अगेंस्ट ही बोलना है। ये एक विपक्ष का काम हो गया, किसी का नाम लेना, झूठा बोल देना। क्यों? मान लो कि एक नेता कोई स्टेटमेंट दे रहा है तो उसके अगेंस्ट कोई खड़ा होकर थोड़ी बोलेगा, वो तो बोल देगा, तो कह देंगे उसने ये कहा, ये कहा। तो इस तरह से कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा लगा रहे हैं, स्टेटमेंट भारत तोड़ो का दे रहे हैं। और राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि मोहब्बत की दुकान तो मैं ही खोल रहा हूँ, बाकी तो नफरत की दुकान खोल रही है बीजेपी। तो राहुल जी तो जरा छोटे बच्चे हैं, उनको ज्ञान नहीं है, पॉलिटिक्स का कोई ज्ञान नहीं है। वो तो एक खानदानी बच्चा है, तो इसलिए वो बड़ा बन गया, नहीं तो कोई है नहीं। वो उसमें कोई कैपेबिलिटी नहीं है, ना उसमें कोई टैलेंट है, ना उसको बेसिक नॉलेज है देश का। उसको यही नहीं पता पेड़ की जड़ नीचे होती है कि ऊपर होती है, उसको तो नॉलेज ही नहीं है किसी भी चीज़ का। वो तो एक हवा में है आदमी, और पर्दे के पीछे से कंट्रोल करते आए हैं ये। इसलिए जो प्रधानमंत्री देश का होना चाहिए वो वास्तव में एक टैलेंटेड हो, एक ऐसा हो जैसे मोदी ने दुनिया के अंदर छाप जमा दी। पाकिस्तान का नागरिक छात्र और विदेशों से झंडा तिरंगा सिर पे रख करके तब देश में आ जाए, इससे बड़ी पावर और क्या होगी दुनिया के अंदर हिंदुस्तान की। और हिंदुस्तान का तो जलवा ही अलग दिख रहा है अब। और कांग्रेस के टाइम में मनमोहन सिंह बना दिए, नरसिंह राव बना दिए, सरकार अपने आप खुद चलाते हैं बैठ करके कोठी में। तो ऐसा तरीका कभी पास नहीं होता। तो जब सरकार चलानी हो तो वो आदमी चलाए खुद, उसमें टैलेंट हो तो चलाए। तो मोदी जी जो है ना, वो इसमें जनता के ऊपर खरे उतरे हैं, उनके वायदे पक्के होते हैं, उनका एक सूत्री कार्यक्रम है, सबका विकास और सबका साथ, सभी साथ होते हैं। नमस्ते करता है, राम राम करता है, सबको जय हिंद करता है, अच्छा लगता है। और पॉलिसी मैटर में उसके मुकाबला कोई और दूसरा है ही नहीं। जी, अच्छा, आप ये मानते हो कि जो ये किसान है ये किसान नहीं है? असलियत में किसानों के पास तो ट्रैक्टर तो है, लेकिन ट्रैक्टर के अंदर एसी किसी किसान के पास हो तो मेरी गारंटी है इनके सारे ट्रैक्टरों में एसी लगे हुए हैं बिहाइंड द कर्टेन, और पैसे वहां से बाहर से फॉरेन एडिड हो रहे हैं ये। और वो नेताओं ने, जो केजरीवाल जी हैं, उन्होंने खरीद लिए, कुछ इन्होंने पंजाब में और उग्रवादियों ने खरीद लिए, और जो कुछ कनाडा से इनको हेल्प मिल जाती है। इस टाइप से जो बाहर से जो फॉरेन एडिड है ना, वो एक उपद्रवी इकट्ठे हो रहे हैं, ये किसान नहीं है। वो तो ये बोल रहे हैं कि अब फिर हम कुछ दिन के अंदर अंदर वहाँ पे लाल किले पे भी पहुंचेंगे, दिल्ली के सेंटर तक पहुंचेंगे, और वहाँ पे जाके हम लोग ये परेड करेंगे। मैं एक चीज मानता हूँ बीजेपी की, कि बीजेपी कभी वो इसको जो आंदोलन होता है उसको कुचलती नहीं। जैसे कांग्रेस कुचल देती थी, ऐसे कुचलते नहीं। इसलिए इनका मनोबल बढ़ जाता है कि हम यूं कर दें, नहीं तो झंडा नहीं फहरा सकते थे ये, नहीं तो ये रोक देते उसको। लास्ट टाइम तो तिरंगे का भी अपमान हो गया था। अपमान हो गया था। तो इनको सोचना चाहिए कि अपमान तिरंगे का होता है, वो उनका नहीं होता है क्या? क्या वो बीजेपी कांग्रेस कोई भी हो, तिरंगा तो सबका ही होगा, तो वो अपमान नहीं होना चाहिए था। तो उनकी गलती है ये, ऐसा करते हैं तो वो उनकी सोच गलत है। जब आज वो तिरंगे का अपमान करते हैं, कल वो तिरंगा लेके चलेंगे, तब जनता क्या कहेगी? बिल्कुल। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इनको तिरंगे का अपमान नहीं करना चाहिए। जो अच्छे मैटर हैं उनको तो सराहना चाहिए। हाँ, कोई पॉलिसी उनको अच्छी नहीं लगती तो किस बिहाफ पे अच्छी नहीं लगती, किस मैटर से अच्छी नहीं लगती, किस कारण से अच्छी नहीं लगती, उसको संसद में डिस्कस करना चाहिए।
और उसके फैक्ट एंड फिगर बताने चाहिए, तो हम समझे, हमें पता भी लगे भी ये बात है। कोई भी विपक्ष का नेता केवल मोदी जी के कैरेक्टर के बारे में, जाति के बारे में, धर्म के बारे में, इस बारे में बोल देता है, कोई पॉलिसी मैटर पर नहीं बोलता कोई भी। और जिस दिन मोदी जी बोलते हैं उस दिन ये चुप रह जाते सारे। तो अगर दम होता तो उसी दिन बोले वो। तो मैं ये मानता हूं कि जो ये काम करते हैं ना विपक्ष वाले, वो सही विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रहे जी। अच्छा, जो आंदोलन ही चल रहा है उसी की बात करें तो उसमें कई आवाजें तो ऐसी आ रही कि हम मोदी को मार देंगे, ये कर देंगे, हमने इंदिरा को मार दिया था, अब मोदी की बारी है, मोदी को भी खत्म कर। वो मैं कह रहा ना, बीजेपी की ये थोड़ी सी खुली छूट देना जो है ना, वो थोड़ी सी मैं ढील समझता हूँ। देश हित में उनको थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए, और पहले भी उन्होंने कंट्रोल इतना नहीं किया, तभी वो ज्यादा आगे बढ़ गए। सड़कें तोड़ दी, मकान बना लिए, ट्यूबवेल लगा दिए, ये करने के काम है क्या सड़कों के ऊपर? तो विपक्ष को सोचना चाहिए, आंदोलनकारियों को भी सोचना चाहिए, तो सरकार को भी थोड़ा सा इनको दबाने का प्रयत्न करना चाहिए। बहुत बड़ी बात है, और हम यहाँ पे अभी और भी बात करेंगे जैसी जैसी जो चीजें हैं वो हो पा रही हैं, सबसे बात करेंगे। सर, आप भी किसी मैटर बोलना चाहो तो आप भी बोल सकते हो। एक बार या तो कर रखे मैंने जी बताइए। बोल लूंगा। नंबर 1, रोड। जी, मोदी जी ने रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बढ़ा दिया, न केवल डिफेंस के लिए बल्कि ग्रीन एक्सप्रेसवे बना दिए कितने ही। जी, आज वो मतलब हम जहाँ 4 घंटे में पहुंचते थे वहाँ आज हम 2 घंटे में पहुंच रहे हैं, सारे देश में बनाए। उसके बाद रेलवे का विद्युत, न केवल विद्युतीकरण किया है बल्कि फास्ट रेलवे जो है वो जी, हाई स्पीड वाली जो है वो रेलवे चला दी। उसके बाद आपने कई बार मंदिर के बारे में पूछा कि मंदिर से आम आदमी को क्या फायदा है। मंदिर से उत्तर प्रदेश सरकार की इतनी आमदनी होनी है वहाँ, क्योंकि पर्यटक आएंगे कि शायद उत्तर प्रदेश जो है वो पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 के ऊपर आमदनी के मामले में या जीडीपी के मामले में नंबर 1 पर पहुंच जाए। उसके बाद रही फॉरेन पॉलिसी की, मोदी की फॉरेन पॉलिसी है यूक्रेन युद्ध में दोनों देशों का रोक देना, युद्ध का रोक देना भारतीय छात्रों को निकालने के लिए छोटी बात नहीं है। और न केवल यूक्रेन न केवल यूक्रेन, आप वो जो पायलट था पाकिस्तान की पैंट गिल्ली हो गई थी इसलिए उनको छोड़ना पड़ा, क्योंकि मिसाइल तैनात कर दी थी और ये सूचना पाकिस्तान को मिल गई थी कि अगर वर्धमान को नहीं छोड़ा तो अभिनंदन को किसी भी समय इंडिया अटैक कर सकता है। पाकिस्तान ने आनन फानन में अपनी कैबिनेट वो बुला के और कहा था, वो तो बहाना था कि एज पीस गेस्चर हम इसको रिलीज कर रहे हैं। उसके बाद अभी की ताज़ा देखो ना, वो जो कतर में 8 जो भारतीय नौसेना के अधिकारी थे उनको फांसी की सजा हो गई थी, लेकिन 2 महीने के अंदर अंदर उनको रिलीज कर दिया। अच्छा, विपक्ष ये फैला रहा है कि कतर में जो शाहरुख खान के कारण हुआ है, ये सब बकवास है। विपक्ष को तो मानना चाहिए। पाकिस्तान का रहा, पाकिस्तान को भीख मांगने के लिए मजबूर कर दिया मोदी ने। ये क्या करते थे पाकिस्तान को, जब ये जो चिदम्बरम था फॉरेन मिनिस्टर ना वित्त मंत्री, पाकिस्तान को नोट छापने की मशीन दे दी इन्होंने। वो नकली नोट छाप के भारत में नकली नोट जो है वो भेजते थे, नकली नोटों का धंधा करते थे। पाकिस्तान इसलिए बकवास करता था। आज पाकिस्तान की हालत देख लो, जब से मोदी आया है पाकिस्तान भीख मांगने के लिए मजबूर है। उसके बाद नोटबंदी, कोई ये कहता है कि नोटबंदी से क्या फायदा हुआ। नोटबंदी से ये फायदा हुआ कि ये जो उग्रवादी है ना, ये सारे इनके सब बैन हो गया। कहाँ है पत्थरबाज कश्मीर में, कहाँ है, और कहाँ है आतंकवादी। अब कहाँ विस्फोट होते हैं। पहले हर रोज या हर महीने कहीं बड़े बड़े शहरों में जो भीड़ वाली जगह है वहाँ विस्फोट होते थे। आज कहीं होता है? एक भी विस्फोट हुआ इस सरकार में? कहीं भी नहीं हुआ। उसके बाद है नोटबंदी के बाद रही चाइना के बारे में। चाइना के बारे में देखा डोकलाम के अंदर कैसे भारतीय सेना सीना तान के खड़ी थी और चाइना को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। ये मोदी की ताकत है। रही बात बीजेपी के पास अपना प्लान है, अपना विजन है। विपक्ष के पास ना तो कोई विजन है ना कोई प्लानिंग है। फिर भी मोदी को मारना क्यों चाह रहे हैं? उनके पास केवल एक ही बात है, उन्होंने मोदी का अपोज करना है। ऐसे कैसे उनकी सरकार आ सकती है? सरकार तब आ सकती है जब अपना विजन बताए कि मोदी ने ये किया है, हम ये करेंगे।
और तब वो भी उन पर भरोसा हो, क्योंकि कांग्रेस पहले भी 60 साल राज कर गई। कांग्रेस ने अभी पीछे 3 स्टेटों में आई थी, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उन्होंने वादा किया था कि आप 10 गिनोगे ना तब तक हम लोगों का कर्जा माफ कर देंगे। कर दिया कर्जा माफ। वाहियात की बातें हैं, कर्जा माफ होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे कर्जा माफ हो जाएगा तो सरकार काम कैसे चलेगी। अब रही बात ये किसान जो है कह रहे हैं एमएसपी की, इनका जो खर्चा है ना इनकी डिमांडों का 35 लाख करोड़ रुपए है। हिंदुस्तान की सारी जीडीपी जो है 45 लाख करोड़ है। कहाँ से आएगा पैसा इनके मांगे पूरे करने के लिए? और जी उसके बावजूद भी मोदी ने चार फसलों कह रहा है कि मैं एमएसपी दे दूंगा 4 फसलों पर, और सारियों पे तो पॉसिबल नहीं है। उनके बाद भी वो कह रहे हैं सरकार की मांग को रिजेक्ट कर दिया। 2 साल मोदी को मार देंगे हम। कैसे मार देंगे मोदी को? अभी देखना उनका, अब जब एक्शन, अभी शंभू बॉर्डर से आगे भी नहीं आ पाए अभी से, तो अब जब जैसे ही बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करेंगे ना तब देखना क्या होगा। तो मोदी जो है वो ऐसे ही अगर काम करता रहा तो सब मोदी ही मोदी। अच्छा, एक और कट्टर ईमानदार हैं देश के अंदर, केजरीवाल जी। वो अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते हैं और कहते कि देखो बीजेपी ने ईडी मेरे पीछे लगा रहा है। देखो, हालांकि वो एक स्टेट का मुख्यमंत्री है, मुझे शब्द प्रयोग नहीं करने चाहिए, वो एक धूर्त बनिया है जी, महा झूठा है, महा बेईमान है, उसको देश से कोई मतलब नहीं है। कुमार विश्वास ने उसका साथ इसीलिए छोड़ा, उसने उग्रवादियों से, खालिस्तानियों से ये बात की थी। और ये उसने, जब कुमार विश्वास ने कहा कि भाई खालिस्तानियों से क्यों बात कर रहे हो, तो उसने ये कहा कि मैं या तो किसी स्टेट का सीएम हूँगा, वरना किसी अलग देश बना लेंगे, मैं उसका प्रधानमंत्री हूँगा। तो ये देशभक्ति है, मतलब देश को तोड़ने की सोच है उसकी। इसलिए अब क्या जनता सिखा देगी उसको, अब क्या दिखा देगी दिल्ली की जनता, उसको दिखा देगी अब क्या। लेकिन वो ईडी के सामने पेश भी नहीं हो रहे। ईडी के सामने हो जाएगा। अगर देखो, अगर उसने बेईमानी नहीं की, मैंने अगर कोई गलती नहीं की, मैंने कोई बेईमानी नहीं की, तो मुझे ईडी के सामने क्या किसी के सामने पेश करवा लो। क्यों डरता है? उसकी गलती है इसीलिए तो डरता है। मेरी कोई गलती ही नहीं है अगर, तो मुझे कहीं भी पेश करवा लो, मुझे कोई डर नहीं है। अब ईडी के सामने जाने डर रहा है, इसका मतलब उसकी गलती है, उसको पता है। जी, बहुत बड़ी बात है। चलिए और भी लोग उनसे जान लेते। साहब, आप कुछ बोल रहे थे जम्मू कश्मीर के बारे में जब बात चल रही थी, तो आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था साहब कि जैसे पंडित वहाँ से भगे थे रातों रात, वैसे तो अभी मैं यहाँ से कैसे चला जाऊँगा? ऐसे ही उनके साथ बहुत ज़्यादा अन्याय हुआ था। उनकी माँ बहन बेटियों के साथ जो वहाँ के मोमडन थे ना गांव में, बहुत ज़्यादा अत्याचार किया था। और उनके कई एकड़ में बाग थे सेब के, जो कि उनमें उनके घरों में एक फौज की एक कम्पनियाँ रहती थी बाद में। तो देखो कितना उनके साथ अत्याचार हुआ था, जब भी तो वो गए थे। दूसरा साहब बोल रहा था कि रोड का, अरुणाचल में हम जब वहाँ थे ना 5-5 दिन पैदल चलते थे अपना सामान के साथ। हाँ जी। तो अभी वहाँ बिल्कुल बॉर्डर तक रोड बना दिए, पैदल की जरूरत नहीं। आप अभी कभी सेना में रहे हैं तो मैं आप इसे पूछ लेता। मैं सेना की एक बात बताता हूँ। पहली जब आप बॉर्डर पे रहते थे तो वहाँ क्या बोलते थे, जब उनका पाकिस्तान का फायर आता था, बोलते थे कि आप डरपोगे, वो तो डरपोगे जब फायर करते हैं। भाई अपने बचाव के लिए तो अगर शेर है और वो शेर बोला मैं शेर हूँ, गोली आगे शेर क्या करेगा? तो बचाव तो करना है। अभी क्या है कि ईंट का जवाब पत्थर से दो। ये फर्क आया है मोदी, बहुत ज्यादा फर्क है। पहले वो बोलते थे, वो खुद बोलते थे कि आपका ऑर्डर दिल्ली से आएगा और हमारा ऑर्डर हमारी जेब में है। आज हमारे सैनिकों का भी जवाब हुक्म जेब में। तो ये मतलब कितना फर्क है? पत्थर से है, पत्थर से। पहले ये बोलते थे कि भाई कितना राउंड फायर किया उसका उसमें लिखो, पीछे पास करो। आजकल कोई नहीं, फायर करो पहले आप। तो बॉर्डर खुली छूट, फिलहाल ये कौन है? फ्री हैंड है, सेना फ्री हैंड कर दी मोदी सरकार ने। कितना बड़ा फायदा है। अगर ये पहले होती ना, कोई 15-20 साल पहले होते थे, वो उग्रवाद ही नहीं होता हिंदुस्तान में। अच्छा साहब, विपक्ष तो ये बोल रहा है कि सेना बेच दी, सारे संस्थान सेना को तो बहुत अच्छा प्रोग्रेस की है। जैसे कि उनके पास तो 5 दिन का गोला बारूद ही नहीं था पहले, ज्यादा 20 दिन का, 20 डेज का ही ज्यादा था। अब तो कई महीनों तक के बारूद है इनके पास। कितना फर्क होगा? फिर ज्यादातर यहाँ सामान बनने लगा। फिर बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं थी हमारे पास, बुलेट प्रूफ जैकेट सबको मिल गई, गाड़ियां मिल गई बुलेट प्रूफ,
सेना को, बस तक है बुलेट प्रूफ जो कि जम्मू से जाती श्रीनगर तक। कितना फर्क है, बेधड़क काम करते अभी, पहले डर के काम करना पड़ता था सेना को, तो कितना फर्क है। दूसरा बात, छोटी सी बात लो, गांव में सिलेंडर मिलता था, सिलेंडर नंबर मिलाते थे ये कांग्रेस सरकार में, और फिर क्या नहीं मिलता तो क्या, कभी कुछ देते थे 100 रुपए के, कभी 200 रुपए की, उसके एक्स्ट्रा कोई आइटम देते थे, उनके उसका उनकी कीमत कम हो, पर हमारे से तो पूरे पैसे लेते थे ना। कितनी दिक्कत थी, शादी ब्याह होता था, सिलेंडर हमारे को मिलते ही नहीं थे, आज कितने भी ले लो। जी। अच्छा, एक आरोप और है उनका कि जब भी इलेक्शन आते हैं तो मोदी कोई हमला करवा देता, जैसे पठानकोट में करवा दिया, वहाँ करवा दिया, ये बोलते कि मोदी खुद करवाता है। नहीं जी, ऐसा मोदी कहाँ कराएगा, वो तो करते हैं खुद, और मोदी की वजह से तो बम ब्लास्ट ही कहाँ हो रहे, नहीं तो हर महीने में एक जगह शहर में बम ब्लास्ट नहीं होता था। अब कभी सुना है? नहीं सुना। दूसरी काशी क्या बोल रहे थे, काशी हमारे शिव का भगवान का स्थान है, वो हमारा है और हमारा बनना चाहिए। दूसरा मथुरा भगवान कृष्ण की जन्मस्थली है, जगह है, वो तो मुगलों ने तोड़ के बनाया है, हमारी जगह हमारे को मिलनी चाहिए, नहीं है। तो ये तो बोले काशी मथुरा भी मिली और मिलेगी, ये मोदी है तो मुमकिन है, नहीं तो 70 साल कांग्रेस राज के क्या हुआ था, कुछ नहीं हुआ, ऐसे चल रहा था, मर जाते थे, कर जाते, कुछ होता ही नहीं था। आजकल एक शब्द और चल रहा है, मोदी की गारंटी। पर दूसरी बात साहब, मोदी सरकार में फौजी की वहाँ डेथ होती है, स्वर्गवास हो जाता है, भगवान को प्यारा हो जाता है, उसकी डेथ बॉडी कहाँ आती, घर आती है, कितना अच्छा किया। दूसरी बात साहब, जम्मू और श्रीनगर ट्रांजिट कैंप है, फौजी उनसे पूछो, जगह नहीं थी साहब, यूरिनल करने तक की साहब नहीं थी, ऐसे सड़ता था। आज एक दाढ़ी का एक टॉवल और कच्चा ले जाओ और सफ़र करो, बस बैठने को मिलेगी, लगेज बस अलग मिलेगी सामान के लिए, कितना प्रबंध, और क्या करें है। पहले हमारा सिर पर होता था बिस्तर और हाथ में होता था बैग, हाँ तो बहुत फैसिलिटी है, सेना खुश दिल है और खुश है, अपना फ्री माइंड है, लड़ेगी। अच्छा, फिर बॉर्डर पे बैठे ये कौन है? कभी मोदी को मारने की बात करते, कभी कोई बात करते, कहते मोदी हमें एमएसपी नहीं दे रहा, अब की बार तो हम दिल्ली पे चढ़ाई कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे। बॉर्डर ये जो अभी किसान है, देखो साहब, किसान के पास नए नए ट्रैक्टर आई बार कहाँ से आएंगे, हम भी तो किसान ही है, ये सब किसान ही है। अब ये नए नए ट्रैक्टर कहाँ से आते हैं, इनको फंडिंग होती है कहीं कनाडा वगैरह से, जब ये ट्रैक्टर मिल रही है इनको, नहीं ये किसान या दो, अभी 6 महीने वहाँ बैठे थे, किसान बैठ सकता है, ये बता दो आप, कोई भी बता दे, 6 महीने किसान बैठ सकता है, 6 महीने बैठे ही, अभी ये बैठे, ये साहब गवर्नमेंट करा रही है, अपोजिशन पार्टी, ये और कुछ है ही नहीं। किसान कहाँ करेगा इतना, नए नए ट्रैक्टर कहाँ लाएगा? किसान को पेट्रोल बम बनाना किसने कौन किसान बना देगा बताओ? ये तो पेट्रोल बम तक फेंकते नहीं करते, किसान कहाँ से है? अच्छा, अपोजिशन पार्टी करवा रही है तो जी, एक 1984 में हुआ था, हाँ, जब इंदिरा जी को गोली मारी गई थी, तो एक सिख ने मारी थी, हाँ। कई हजार सिख आपको पता है घरों से निकाल के मारे गए थे। हाँ जी, खैर ऐसा तो नहीं करना चाहिए, नहीं करेंगे हम, लेकिन सुनो, लेकिन आज उसी पार्टी का वो साथ दे रहे हैं, ऐसा क्यों? तो गलत है ना, ऐसा नहीं देना चाहिए साथ, गलत है ये तो। साहब क्या कहेंगे, उनको किसान मानते हो कि नहीं मानते हो आप? किसान नाम की चीज़ नहीं है वो लोग जो है उग्रवादी हैं, खालिस्तानी हैं, और इस देश को कमज़ोर करने के लिए ये जो है फंडिंग की हुई है सारे के सारे। चाइना अपोज करता है, पाकिस्तान अपोज करता है, कनाडा भी अपोज करता है, भारी ताकतें मानते हैं इनको सब। बड़े बड़े जो मुल्क हैं उनका नाम ज़्यादा लेने से भी कोई खास लाभ नहीं है, वो नहीं चाहते दूसरे मुल्क हमारे देश के हिंदुस्तान इतनी प्रगति करे, इसलिए सारे के सारे फंड किए हुए। आप देखेंगे जो यहाँ पे बड़े बड़े लारियों में कितनी बढ़िया बढ़िया कारों में आए हुए हैं, ये किसान हैं क्या? ये किसान हो ही नहीं सकते, ये तो उग्रवाद है, आतंकवाद है। ये किसी तरह से खालिस्तान का फंडिंग कर रहे हैं। जैसे 1984 का आपने जिक्र किया, इंदिरा गांधी ने जब असैसिनेशन करवाया, जब वहाँ गोल्डन टेम्पल में स्वर्ण मंदिर के अंदर हमारी फौज अंदर गई है, वो इसलिए इंदिरा गांधी ने अच्छा काम किया, उस पर कोई शक नहीं, लेकिन वो भी कांग्रेस में थी। ये अगर इंदिरा गांधी की नकल करे तो देश बढ़िया बन सकता था, कांग्रेस को हर आदमी वोट करते थे। ये भी ढोंगी हो गए, बदमाश हो गए, गद्दार हो गए। राहुल जाकर के चाइना में जाकर के हमारे देश की खिलाफत करता है। प्लानिंग नहीं, कोई विजन नहीं है, ठीक है, उनका काम है भ्रष्टाचार करो और करवाओ, अब भ्रष्टाचार होगा बंद, ठीक है। अभी ये बात है कि जब तक ये सब चीज़ें चलती रहेंगी, अपोज तो हर आदमी करता है,
ठीक है, पार्टी बाजी के हिसाब से कांग्रेस अब कहे भाई वो भाजपा ये नहीं कर रही, भाजपा वाले वो कांग्रेस ये नहीं कर रहे, वो तो ठीक बात है, लेकिन गाली देना या अपोज करना, पता नहीं क्या क्या बोल देना, तो ये बहुत बड़ी भूल है वैसे भी। तो देश को कमज़ोर करने की ताकत नहीं बनना चाहिए। मोदी बढ़िया काम कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल पॉलिसी बढ़िया है। दूसरे मुल्कों में जाकर, कतर में और अबू धाबी में जाकर के मंदिर बना दिया है, हैं? कितने गजब की बातचीत है। और वो जो ऐसे बात भर के मिलते हैं, आपस में प्रेम से मिलते हैं। तो ऐसे मोदी की जो पॉलिसी है, नेशनल इंटरनेशनल पॉलिसी सबसे बढ़िया है, उसमें कामयाबी भी है और भाजपा को ही वोट देना चाहिए, हमारा ये मत है जी। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। और लोग जिस तरीके से बता रहे हैं यहाँ पे, वो आप भी सुन पा रहे होंगे। और आखिरकार वोट किसको देनी चाहिए और वोट के साथ साथ सपोर्ट किसका करना चाहिए, वो ये लोग तो बता चुके हैं, लेकिन इन्होंने साथ साथ ये भी बता दिया कि मोदी को आखिर ये वोट क्यों करने वाले हैं और उसके पीछे का जो बड़ा कारण है वो आखिर क्या है। इनके मन में तो सब कुछ स्पष्ट आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन आप क्या सोचते हैं वो नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।